हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। डेफेमेशंस पैरल्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आप जानते होंगे, राहुल गांधी के डेफेमेशन केस में, मानहानि के केस में सज़ा होने पे लिखा गया है कैसे ये कितना कमज़ोर केस किसी नेता को 2 साल की सज़ा भी दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, लीगल टोन में लिखा हुआ है। आज का क्विज़ देख लो अपना। आर्टिकल पढ़ने में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते साथ साथ में जो चीज़ें आपसे शेयर की जाएं इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों ही शामिल हैं। सॉल्यूशन क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी डेफेमेशन पैरल्स। देखिए, डेफेमेशन जो वर्ड है ना, इसको हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं डिफेमेशन, क्योंकि ये वर्ड बना है फेम से। फेम का मतलब होता है लोकप्रियता, आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है। तो डिफेमेशन लिखा जाता होगा, लेकिन अंग्रेजी में बोला जाता है डेफेमेशन, और इसका मतलब होता है किसी का फेम यानी कि लोकप्रियता डी करना, यानी कि कम करना, किसी की बदनामी करना, किसी पे कीचड़ उछालना। विलिफिकेशन या कैरेक्टर असैसिनेशन भी इसको बोलते हैं। कह रहा है जी डेफेमेशन से जुड़े हुए बहुत सारे पेरिल्स हैं, बहुत सारे डेंजर्स हैं, बहुत सारे रिस्क हैं और डिफ़िकल्टीज़ हैं। पेरिल वर्ड का मतलब होता है खतरा, डिफ़िकल्टी या डेंजर। अच्छा जी, किसको खतरा है डेफेमेशन से, किसके खतरे बने हुए हैं? बात की जा रही है ऑन द राहुल गांधी केस। राहुल गांधी के डेफेमेशन केस की बात की जा रही है। ये केस ही अपने आप में बड़ा खतरनाक है। अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, और अगर वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी का पूरा करियर ख़त्म करने की ताकत रखता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दोनों वर्ड्स नोट कर लेंगे हम। डेफेमेशन फेम से बना है, डी प्लस में फेम प्लस में एशन, नाउन बनाने के लिए। किसी का विलिफिकेशन, किसी का कीचड़ उछालना। पेरिल मतलब खतरा यानी कि डेंजर। डेंजर के लिए एक एडवांस वर्ड होता है हैजर्ड। हैजर्ड। राहुल गांधी के आगे द नहीं लगना चाहिए। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, सर राहुल गांधी के आगे द क्यों लगा दिया? प्रॉपर नाउन जो नेम्स होते हैं वो आगे द नहीं लेते। लेकिन सर ये केस ये द जो है ना, राहुल गांधी के लिए नहीं लगा, ये लगा केस के लिए। वो वाला केस जिसमें राहुल गांधी फंसे हुए हैं, द केस विच इन्वॉल्व्स राहुल गांधी। आ रही है बात समझ में? इस द का राहुल गांधी से कोई कनेक्शन नहीं है, इस द का कनेक्शन है इस केस से। राहुल गांधी केस कंपाउंड नाउन है। चलिए, कह रहा है डॉजी केस इज बीइंग यूज्ड टू कीप मिस्टर गांधी डिसक्वालीफाइड। कह रहा है एक डॉजी सा केस है। डॉजी का मतलब होता है जिसकी ऑनेस्टी जो है सवालों के घेरे में हो, जो डिसेप्टिव हो, जो डिसऑनेस्ट हो, है ना, धोखा देने वाला हो। कह रहे जी एक खतरनाक सा धोखा देने वाला सा केस है, डूबियस सा, क्वेश्चनेबल मोटिव वाला केस है, डॉजी केस है। कह रहा है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है पैसिव वॉइस में। इज़ बीइंग यूज्ड, कंटिन्यूस टेंस है, बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कह रहा है जी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कीप करने के लिए, रखने के लिए, राहुल गांधी नाम के शख्स को डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाइड का मतलब होता है किसी काम से जो है क्वालिफिकेशन ले लेना। राहुल गांधी पे केस लगा करके उनसे चुनाव लड़ने की, एमपी की कुर्सी पे बैठने की, सभी चीज़ों की जो है क्वालिफिकेशन ले ली गई है। इस केस के सहारे राहुल गांधी को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। आई बात समझ में? केस आपका सब्जेक्ट है, इज़ बीइंग यूज्ड इसकी वर्ब है। डॉजी मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ जो कि ऑनेस्टी को डॉज करे, जो ऑनेस्टी से बचे, जिसमें डिसेप्शन हो, जिसमें अनफेथफुलनेस हो। समझ गए ना? धोखा देने जैसा हो केस होता है, ऐसे उसको बोलते हैं डॉजी, धोखा देने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी मोटी मोटी वोकैब आपको दिखाएंगे, डॉजी वोजी जो लिखे हुए हैं ना, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें क्लास को। अच्छा, जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत है, आपकी सेल फिर से एक्टिव हो गई है टेक्स्टबुक.com पे। 18 महीने का पास आपको मिल रहा है 251 रुपीज़ में विद एडिशनल डिस्काउंट। 12 महीने नहीं है, 18 महीने हैं, 6 महीने एडिशनल है। एक ही सिंगल पास है, इसमें आपको 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के सिंगल पास में। हर वैरायटी का मॉक टेस्ट मिलेगा ताकि आप भरपूर तैयारी कर सकें, और मॉक टेस्ट मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। पास को बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पास का लिंक पे क्लिक करके 279 में आपको पास का प्राइस दिखाएगा। एडिशनल डिस्काउंट लेना ना भूलें। अगर आप कोड लगाते हैं YT10, जैसे इस कोड को अप्लाई करते हैं, आपका पास हो जाता है कितने का? 279 से 251 रुपीज़ का। लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है, अगर आपको ज़रूरत है। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द पास। चलो जी, वोकैब शीट आज की डे वाइज अलग अलग कर दिया गया है। हर डे की वोकैब को
आप खोलो किसी भी डे की वोकैब, उसकी वोकैब पढ़ो और साथ में नीचे लिंक दिया होता है क्लास पे, इस पे लिंक पे क्लिक करके क्लास को भी चला सकते हो। तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन की इसमें इकट्ठी हो चुकी है, आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। आज के वर्ड्स हैं अपने पास 5, डेट्रीमेंटल से लेकर के इनकंसीवेबल तक। डेट्रीमेंटल बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, अच्छे से आप जानते होंगे। खतरनाक, हार्मफुल, नुकसानदेह को बोलते हैं डेट्रीमेंटल, है ना। डेट्रीमेंटल हमेशा अपने बाद टू लेगा, जिस भी चीज़ को आप किसी के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं टू लगा के बताएंगे। अब एग्जांपल के लिए अपने एक सेंटेंस बनाते हैं। एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द ओवरऑल इकॉनमी। ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई हमेशा ही डेट्रीमेंटल होती है, नुकसानदेह होती है, हार्मफुल होती है कुल मिला के अर्थव्यवस्था के लिए, ओवरऑल इकॉनमी के लिए। तो डेट्रीमेंटल टू है, 4 नहीं लिखा हुआ। आपका बहुत मन करेगा डेट्रीमेंटल फॉर द इकॉनमी लिख दूँ, याद रखना इसको। डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, डेलिटेरियस, परनीशियस, हार्मफुल, ये टू लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ की ये नुकसानदेह की बात करते हैं। आज इसका सिनोनिम है डेलेटेरियस, ठीक है। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, डेट्रीमेंटल जैसा ही यूज़ होता है। चलो अगला वर्ड है इरिवर्सिबल। सिंपल सा वन वर्ड है ये। रिवर्स करना मतलब गाड़ी रिवर्स करते हो तो क्या करते हो, बैक लेके आते हो ना। तो इरिवर्सिबल वो चीज़ है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जो हो गई सो हो गई। फॉर एग्जांपल दूध की अगर आपने दही बना दी तो वो इरिवर्सिबल है। अब ऐसा नहीं है आपका मन बदल गया दही का दूध बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर वो प्रोसेस जिसको पुरानी अवस्था में ना लाया जा सके, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल। इसीलिए इरिवर्सिबल को इररिवोकेबल भी बोलते हैं। रिवोक करना मतलब पुरानी अवस्था में लाना। सरकार ने कोई कानून लगाया, फिर सरकार को अच्छा नहीं लगा वो कानून, लोगों ने खूब शोर मचाया, तो कानून को सरकार ने रिवोक कर लिया। लेकिन अगर ऐसा कानून लग जाए जिसको रिवोक ही ना किया जा सके, जिसको चेंज ही ना किया जा सके, वो हो जाएगा इरिवोकेबल। दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग इज़ डूइंग इरिवर्सिबल डैमेज टू आवर इन्वायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है, ऐसी डैमेज कर रही है जिसको बाद में सही नहीं किया जा सकेगा। और किसको कर रही है भाई, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे मौसम को, पर्यावरण को। डिटेल में वर्ड्स करवा रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है इन वर्ड्स का, ब्रेक करके समझते जाओ। रीडिंग करोगे रोज़ आधा पौना घंटा मेरे साथ, तो ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। वो कैब ऐसे ही याद होगी, 40-40 वर्ड, 50-50 वर्ड रोज़ याद करके वो कैब को याद नहीं किया जा सकता। डिक्शनरी में 3 लाख वर्ड है, कितने याद कर लोगे आप, है ना। पैराडाइम वर्ड बड़ा ही खूबसूरत सा वर्ड है और इसके होते हैं 2 मीनिंग्स। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, या हिंदी उर्दू में बोलते हैं तो मिसाल। दूसरा मीनिंग होता है पैराडाइम का कोई भी सिस्टम, कोई भी अरेंजमेंट। यूज़ करके दिखा देता हूँ। पहला वाला मीनिंग लगा के देखें, मिसाल वाला। इंडिया इज़ अ पैराडाइम, इंडिया इज़ अ मिसाल ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी की मिसाल है, एक स्थिर जो है जनतंत्र का एक पैराडाइम है, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग जो आर्टिकल में आज आप देखेंगे। एक और मीनिंग भी होता है पैराडाइम का, वो दूसरा भी लगा के देखो। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, सामाजिक ढांचे को, पैराडाइम को, सिस्टम को बदल सकती है किसी भी देश के। तो ये दूसरा वाला मीनिंग भी बहुत बार आता है। कभी कभी आपने वर्ड देखा होगा, फ्रेज पैराडाइम चेंज। हमें जी पैराडाइम चेंज की ज़रूरत है देश में। तो पैराडाइम चेंज क्या होता है, अरे भाई बुनियादी चेंज की ज़रूरत है, सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है ना। तो वो पैराडाइम चेंज, वहाँ पे आप इस वर्ड को दूसरे वाले मीनिंग में देखते हैं। आने आपको दोनों चाहिए। आज के आर्टिकल में फर्स्ट वाला मीनिंग यूज़ किया गया है और इसका सिनोनिम आएगा फर्स्ट वाले में प्रेसिडेंट, मिसाल के लिए। मिसाल के ये 5 ही वर्ड सिनोनिम्स हैं, पैरागॉन, पैराडाइम, प्रेसिडेंट, एग्जाम्पलर, एपिटमी। एपिटमी है ना, एडवांस वर्ड है एपिटमी, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। चलो आए नेक्स्ट वर्ड पे। आज का सेकंड लास्ट वर्ड होगा अपना ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस मतलब बेवकूफ़ाना, बेवकूफ़ी भरा, सिली, एब्सर्ड भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट एब्सर्ड नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में आज आप देखेंगे। रिडिकुलस, सिली, एब्सर्ड, ल्यूडिक्रस, सब के सब बेवकूफ़ी भरी चीज़ की बात करते हैं। इन अ सिली मूव या ल्यूडिक्रस या एब्सर्ड मूव, सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। एक बहुत ही बेवकूफ़ानी भरी हरकत में, ल्यूडिक्रस मूव में, अच्छा ऐसी हरकत में, किस में भाई, कह रहे इस ऐसी हरकत में कुछ एट रिस्क एडल्ट्स ने, ऐसे एडल्ट्स जो रिस्क के ऊपर हैं, जिनके शुगर और की है, बीपी है, जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर है, कह रहे ऐसे जो एडल्ट्स हैं, बीमार एडल्ट्स जो एट रिस्क हैं, उन्होंने मना कर दिया है कोविड की वैक्सीन को लगवाने को। उनको सबसे पहले लगनी चाहिए, ल्यूडिक्रस मूव है। चलो सेंटेंस ऐसे ही बना रहा हूँ, दिमाग में बिठा सको, रिलेट कर सको। लास्ट वर्ड है इनकंसीवेबल। देखिए कंसीव वर्ड जो है ना, इसको पकड़ लो, उससे ये वन वर्ड बन जाएगा। कंसीव करना मतलब किसी चीज़ की नींव रखना। अगर माँ के पेट में बच्चा आ गया है ना,
माँ अगर प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चे को पैदा करेगी जो है 8-10 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो जो वो बच्चा आया है उस प्रोसेस को आने को कहते हैं हम कंसीव करना, है ना। किसी लेडी का कंसीव करने का मतलब है दैट लेडी हैज़ गॉट इन अ फैमिली वे, प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो कंसीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ की नींव रखना, चाहे वो आप अपने दिमाग में रखो, चाहे वो पेट में रखो, चाहे वो कहीं और रखो। अब वो हर चीज़ इनकंसीवेबल है जिसकी नींव ही नहीं रखी जा सकती। जो चीज़ हो ही नहीं सकती ना, वो इनकंसीवेबल होती है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते, जो काम आप कर ही नहीं सकते, वो होता है इनकंसीवेबल। अरे ये बात समझ में? कभी कभी अपने बोलते हैं ना, अरे यार ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था, अरे यार मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ, तो आप इनकंसीवेबल वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं हिंदी में। इट इज़ इनकंसीवेबल फॉर मी टू से समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसा कभी कह ही नहीं सकता हूँ। इट इज़ इनकंसीवेबल फॉर मी टू से समथिंग लाइक दैट। चलो समझ में आ गया। इंडियाज़ इकोनॉमिक राइज सीम्ड क्वाइट इनकंसीवेबल 20 ईयर्स अगो। भारत का इकोनॉमिक राइज, आर्थिक उत्थान दिखाई देता था काफ़ी इनकंसीवेबल, काफ़ी अनलाइकली आज से 20 साल पहले। अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल, इनक्रेडिबल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। हर चीज़ को बताते हैं जो सोची नहीं जा सकती। चलो डिटेल में होगी वोकैब, आ जाए आर्टिकल पे। इसी का नाम वोकैबलरी है। ऐसे ही डिटेल में रोज़ 5-7 वर्ड्स कर लो। एसएससी बैंक को बहुत दिमाग में डर मत पैदा करो इसका, है ना, यही है वोकैब। चलो समरी ये है कि राहुल गांधी का केस जो है, जिसमें उनको सज़ा दी गई है 2 साल की, उसकी वजह से उनकी एमपी की पोजीशन चली गई। अब वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते सांसद बन के। साथ ही साथ इस डेफेमेशन केस को जब तक चलाया जाएगा और इसमें इनको दोषी ठहराया जाएगा, तब तक ये कोई चुनाव भी जो है नहीं लड़ सकते, चाहे अगला लोकसभा चुनाव हो, चाहे कभी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहें वो भी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये केस बड़ा ही कमज़ोर है, उसके आपको लीगल रीजंस देगा यहाँ पे, और जानबूझ करके लगाया हुआ लग रहा है ताकि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। अब देखो क्या लीगल पेंच है वो आर्टिकल में आप देख लेंगे। ओवरऑल जो इसकी समरी है वो लिखी गई है लीगल लैंग्वेज में। लीगलिटी की बात होगी, हर जगह कानून जो है, समझ गए ना, कानून कायदे की बात होगी। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। लीगल टोन का आर्टिकल है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस को अभी भी ज्वाइन किया है चैनल पे, अगर आपको बेसिक से इंग्लिश को अप्रोच करना है तो उसके लिए आपको तरीका बता देते हैं। आपको मिलेगी चैनल के होम पेज पे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट, ठीक है, और ऊपर ही आपको होम पेज पे मिल जाएगी इंग्लिश को 6 महीने के अंदर तैयार करने की स्ट्रैटेजी। आराम से ये वीडियो चला लो स्ट्रैटेजी वाली, और नीचे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट चला लो। जो कोर्सेज आप लेने वाले थे 2000-5000 लगा करके, वही ग्रामर आपको यहाँ सिखा दी गई है। बेसिक कर लोगे, उसके बाद में पढ़ना लिखना सब चीज़ें जो है इंग्लिश में आसान हो जाती हैं। चलिए अब शुरू करेंगे। करेजी अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू स्टे द कॉन्विक्शन of Congress leader Rahul Gandhi is its unusual emphasis on his status as a member of parliament। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे जी एक बड़ा ही अजीब सा फीचर है स्ट्राइक करने वाला। स्ट्राइक करने का मतलब चोट मारना। अब कोई चीज़ आपको फिजिकली भी चोट मार सकती है और कोई चीज़ आपको हैरान करके भी मेंटली भी चोट मार सकती है। तो एक बड़ा ही चोट मारने वाला, स्ट्राइक करने वाला, अलग सा दिखने वाला ऑब्वियस सा फीचर है, गुण है सूरत कोर्ट के उस ऑर्डर का। और वो ऑर्डर जिसने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया स्टे करने को, रोकने को, सस्पेंड करने को कॉन्विक्शन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के। कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। किसी आदमी का जब आप दोष बता देते हो ना, प्रूव कर देते हो कोर्ट में कि इसी ने ये मर्डर किया है, इसी ने ये रेप किया है, इसी ने ऐसा कहा है, उसको बोलते हैं कॉन्विक्शन। तो राहुल गांधी के कॉन्विक्शन पे स्टे नहीं लग रहा, क्योंकि राहुल गांधी बोलते हैं जी मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन कोर्ट बोलती है गलत कहा है। तो स्टे अभी लगना चाहिए ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। कह रहे जी इस कोर्ट के ऑर्डर का एक स्ट्राइकिंग फीचर ये है, जिसने मना कर दिया है कॉन्विक्शन को रोकने को, इज़ वो ये कि इसका बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस है, इसका बहुत ही अनयूजुअल सा जोर दिया गया है, एम्फेसिस है। और किस पे? राहुल गांधी के स्टेटस पे। और किस तौर पे? एक एमपी के तौर पे, एक सांसद के तौर पे। और सांसद क्यों एम्फेसिस है इसका? ताकि टू जस्टिफाई हिज कॉन्विक्शन एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, ताकि सही ठहराया जा सके, जस्टिफाई किया जा सके राहुल गांधी के कॉन्विक्शन को और जो सज़ा दी गई है उसके क्वांटम को, 2 साल की जो सज़ा दी गई है उसकी अमाउंट को। तो राहुल गांधी जब कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने ये बोला कि मेरे कॉन्विक्शन पे स्टे लगाओ, मैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मुझे एमपी बनने से तब तक ना रोका जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट मुझे सज़ा ना दे दे। तो कोर्ट का ऑर्डर आया, भाई हम तो कोई स्टे नहीं लगाएंगे, आपको जहाँ जाना है चले जाओ। तो इस कोर्ट का एक जो ऑर्डर था ना, उसका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये था, इसमें बार बार इसी चीज़ पे जोर दिया गया कि राहुल गांधी एक एमपी हैं और उनके साथ ये किया जाना जायज़ है। और इसी बेस पे उनके कॉन्विक्शन को भी जस्टिफाई किया गया और 2 साल की सज़ा को भी सही ठहराया गया कोर्ट में जज साहब के द्वारा।
चलो थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस है इसलिए 2-3 बार मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। फीचर यानी कि गुण, स्पेशलिटी, डिस्टिंक्ट समझ गए ना, किसी भी चीज़ का कैरेक्टर। इसकी वर्ब है इज़। स्ट्राइकिंग मतलब जो स्ट्राइक करे, जो हैरान करे, जो साफ साफ दिखाई देता हो, एविडेंट हो, जो अलग थलग कर दे किसी चीज़ को, है ना। कॉन्विक्शन आपको बता दिया है, दोष सिद्धि। जिस भी आदमी का कॉन्विक्शन हो जाता है वो आदमी कॉन्विक्ट बन जाता है, कानून की जो है नज़र में गुनहगार जो है प्रूव हो जाता है। चलो क्वांटम का मतलब है जी अमाउंट, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। जस्टिफाई करना, किसी चीज़ को सही ठहराना, वैलिडेट करना। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, आगे करेंगे, अभी थोड़ा सा फ्लो बनाएंगे। कह रहा है जी इट इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ 8th एडिशनल सेशंस जज रॉबिन पी मोगरास ऑर्डर दैट द कोर्ट डीम्स एन ऑफेंस टू बी वर्स इफ डन बाय अ लेजिस्लेटर। इतना ही पढ़ लें। कह रहे जी ये क्वाइट एविडेंट है, क्वाइट स्ट्राइकिंग है। स्ट्राइकिंग और एविडेंट एक ही बात है ना भाई, अलग अलग दिखाई दे, जो साफ साफ दिखाई दे एकदम अलग से। कह रहे जी ये साफ साफ एविडेंट है, दिखाई दे रहा है, और किससे? उस रीडिंग से जो आई है 8th सेशन जज जस्टिन रॉबिन पी मोगरा के ऑर्डर से। अगर उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो, और क्या चीज़ कि जो कोर्ट है ना वो डीम करता है, वो मानता है, कंसीडर करता है एक ऑफेंस को, एक गुनाह को और ज़्यादा बदतर, टू बी वर्स, अगर वो किया जाए एक लेजिस्लेटर के द्वारा, एक एमपी या एमएलए के द्वारा। तो ये चीज़ बड़ी साफ सी दिखाई पड़ती है कि कोर्ट के ऑर्डर में बार बार इसी चीज़ को लिखा गया है कि ये गुनाह क्योंकि एक एमपी ने किया है इसलिए हम सज़ा देंगे, इसलिए हम सज़ा देंगे, है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और कैसे? कह रहा है दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज़ मोर डेलिटेरियस व्हेन इट इज़ कमिटेड बाय एनी अदर सिटीजन। और ये चीज़ भी साफ साफ दिखाई दे रही है कि इसका इम्पैक्ट जो है ना समाज पे और ज़्यादा नुकसानदेह, डेलिटेरियस होता है, इंजूरियस होता है, और बजाय किसके? जब ये कमिट किया जाए ऐसा एक्ट, जब ये ऐसा काम किया जाए, अंजाम दिया जाए किसी आम आदमी के द्वारा, उसके मुकाबले। देन लगा के मुकाबला करके बता रहा है। तो एमपी एमएलए करेगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा समाज पे, आम आदमी करेगा तो कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोर्ट के ऑर्डर से हमें जान पड़ता है। अच्छा, और तीसरी कौन सी चीज़ जान पड़ती है भाई? एंड दैट अ हार्शर सेंटेंस देन नॉर्मली इम्पोज्ड इज जस्टिफाइड अगेंस्ट लॉ मेकर। एक बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा जो है, सेंटेंस जो है, बजाय उसके जो नॉर्मली लगाई जाती है, आम तौर पे इम्पोज की जाती है, वो भी सही ठहराई जाएगी, इज जस्टिफाइड है एक लॉ मेकर के खिलाफ, एक एमपी या एमएलए के खिलाफ। तो 3 चीज़ें इस कोर्ट के ऑर्डर से साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। कोर्ट का ऐसा मानना है कि अगर कोई आदमी जो लेजिस्लेटर हो वो गुनाह करे तो वो ज़्यादा बदतर है, उसका समाज पे प्रभाव भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बजाय जब वो गुनाह किसी आम आदमी के द्वारा किया जाता है उसके। और उसके अंदर ज़्यादा कड़ी सज़ा भी नॉर्मली सही है, बजाय उस क्यों अगर वो एक लॉ मेकर के खिलाफ लगाई जा रही है, एक जो है कानून निर्माता एमपी एमएलए के खिलाफ जो है लगाई जा रही है। लंबा सेंटेंस था, कोशिश की है मैंने इसको पीस बाय पीस करके बताने की। इट की वर्ब है, इट की वर्ब है इज़। कोर्ट की वर्ब है डीम्स। डीम का मतलब है किसी चीज़ को मानना। इम्पैक्ट की वर्ब है इज़। इट की वर्ब है इज़ कमिटेड। सेंटेंस की वर्ब है इज़ जस्टिफाइड। जस्टिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको वर्ब मत मानना। सेंटेंस जस्टिफाइड है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, पैसिव में इज़ वर्ब है, जस्टिफाइड एक स्टेट है। हार्शर यानी और ज़्यादा हार्श, डेलिटेरियस, इंजूरियस, याद है ना सारे वर्ड्स। ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो, और जिसके लिए नुकसानदेह होती है फिर टू लगा के बताया जाता है ना। तो यहाँ पे तो आगे बताया नहीं हुआ किसके लिए नुकसानदेह, तो टू को भी नहीं लगाया गया। चलो आगे बढ़े। अब एक बात बताओ मुझे, चलो वो कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे यार, एक बार थोड़ा और फ्लो बनाओ, है ना। ग्रामर कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया है सेंटेंस में, अभी करवाऊंगा ये जो है पूरा पैराग्राफ करने के बाद। कह रहे जी येट मिस्टर गांधी स्टेटस एज अ पार्लियामेंटेरियन मैटर्स लिटिल when it comes to the question whether his conviction ought to be state। कह रहा है फिर भी गांधी जी का जो स्टेटस है एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे, एक सांसद के तौर पे, वो बहुत ही कम मैटर करता है। लिटिल मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम। मैटर का मतलब है किसी चीज़ का मायने रखना। तो इनका स्टेटस जो है बहुत ही कम मायने रखता है जब बात हो व्हेन इट कम्स टू, जब बात हो व्हेन इट कम्स टू, इस सवाल की, इस क्वेश्चन की, हाँ या ना, वेदर, कि उनका कॉन्विक्शन है अभी के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए, स्टे किया जाना चाहिए या नहीं। वेदर हिज कॉन्विक्शन और टू बी स्टेड और नॉट। और नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेदर का मतलब ये है इसमें और नॉट शामिल है। समझ में आई? तो सज़ा वजह तो आप इनको उसके हिसाब से दे रहे हो, सब कुछ उसके हिसाब से कर रहे हो कि ये एमपी है, एमएलए है। लेकिन जब कॉन्विक्शन को स्टे लगाने की बात हुई ताकि ये आदमी इलेक्शन लड़ सके, उस वक्त आप भूल गए कि आप एमपी एमएलए के साथ में डील कर रहे हो।
MP MLA का स्टैचर उतना होता है कि उसका कॉन्विक्शन जो है रोका जा सके जब तक उसको फाइनल पनिशमेंट ना मिले। तो इस मामले में स्टेटस जो है मैटर लिटिल कर गया। इस मामले में जज साहब ने नहीं देखा कि MP की बात हो रही है। स्टेटस की वर्ब है मैटर्स। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो, किसी खास बात की बात होती है तो व्हेन इट कम्स टू लिखते हैं, है ना। कॉन्विक्शन की वर्ब है ought to बी स्टेड। ये पूरा ही आप समझो वर्ब का ही पार्ट है, क्योंकि ought अपने बाद हमेशा इन्फिनेटिव लेगा। आई ought टू गो नाउ, यू ought टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी ought टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना। कॉन्विक्शन ought टू बी स्टेड, यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है, टू बी प्लस में V3। और कुछ देखने वाला है इसमें? चलो, बीच बीच में मैं थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज बोलता हूँ, वो उन बच्चों को बोलता हूँ जो ग्रामर कर चुके हैं मेरे साथ, बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो पूरी कर लो ग्रामर, ये सब कुछ समझ आएगा। कह रहा है हिज 2 year प्रिजन टर्म अवॉर्डेड बाय अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन सूरत फॉर एलिजिबली डिफेमिंग द कलेक्टिव ऑफ पीपल हु हैव मोदी एज देयर सरनेम हैज़ लेड टू हिज डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। कह रहे जी उसका जो 2 साल का प्रिजन टर्म है, राहुल गांधी की 2 साल की जेल की जो सज़ा है, जो कि उनको अवार्ड की गई है, जो दी गई है एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा सूरत नाम के शहर में। और क्यों दी गई है? कथित तौर पे डिफेम करने के लिए, अलेजिडली मानहानि करने के लिए, बदनाम करने के लिए उन लोगों के ग्रुप को, उस कलेक्टिव ऑफ पीपल को, कलेक्टिव मतलब ग्रुप, जिनका नेम है, सरनेम है मोदी, हु हैव मोदी एज देयर सरनेम। तो ऐसे मोदी सरनेम वाले लोगों को बदनाम करने के लिए जो सज़ा दी गई है 2 साल की। कह रहे ये जो प्रेजेंट टर्म है ना इस तरह की, ये लीड टू कर गई है इस आदमी के, राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन तक। और कहाँ से? अपनी MP की मेंबरशिप से, लोकसभा की सीट से। आई बात समझ में? 2 साल की सज़ा होते ही किसी भी MP को लोकसभा से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इनको सज़ा हुई तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो गए और घर बैठ गए, लोकसभा से निकल गए। प्रेजेंट टर्म की वो है हैज़ लेड, लीड करना, किसी चीज़ को कहाँ तक ले करके जाना, है ना। हैज़ लेड टू हिज डिस्क्वालिफिकेशन, उनके डिस्क्वालिफिकेशन तक ये टर्म लीड कर गई। हु की वर्ब है हैव, हु आया पीपल के लिए, पीपल प्लूरल नाउन है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, है ना। अलेजिडली मतलब कथित तौर पे, रिपोर्टेडली या सपोजिडली। चलो और क्या देखने वाला है इसमें? कुछ और है क्या? बढ़े आगे। कह रहा है जी वाइल हिज सेंटेंस हैज़ बिन सस्पेंडेड टिल डिस्पोजल ऑफ हिज अपील against his conviction. Only a stay on the operation of his conviction could have restored his membership of the house. कह रहे जहाँ उनका जो ये सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जैसे ये जो है ना ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में सेंटेंस वर्ड का मतलब होता है सज़ा। किसी का फाइनल जो है ऑर्डर निकलता है ना कोर्ट से, 5 साल की सज़ा हुई, मौत की सज़ा हुई, उसको बोलते हैं सेंटेंस। कह रहे जी जहाँ राहुल गांधी की जो सज़ा है, जो सज़ा का ऑर्डर है, उसको कर दिया गया सस्पेंड। और कब तक? जब तक डिस्पोज ना कर दिया जाए, जब तक ठिकाने ना लगा दिया जाए, जब तक पूरा ना जो है प्रोसेस कर दिया जाए राहुल गांधी की अपील को, उनके कॉन्विक्शन के खिलाफ, उनके जो है इस मामले में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ या कॉन्विक्ट बनाए जाने के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने आगे केस लगाया, अभी हाई कोर्ट में लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, तो उनका जेल टर्म तो सस्पेंड कर दिया गया, उनको तब तक जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक फाइनल फैसला ना आए। कह रहा है वहीं एक स्टे अगर लग जाता, एक अगर सस्पेंशन लग जाता उस कॉन्विक्शन के ऑपरेशन पे, कि भाई कॉन्विक्शन भी हम अभी रोक रहे हैं, हम अभी इसको कॉन्विक्ट भी नहीं बना रहे हैं, आगे की कोर्ट को डिसाइड करने देंगे। कह रहे ये स्टे भी जो है ना ये रिस्टोर कर सकता था, बहाल कर सकता था इनकी मेंबरशिप को, इनकी सदस्यता को इस हाउस की, यानी कि लोअर हाउस लोकसभा की। आई बात समझ में? तो कोर्ट ने ये बोला कि आप आगे केस चलवा लो, हमारे फैसले से खुश नहीं हो तो आप आगे चलते जाओ बड़ी कोर्ट्स के पास, उनसे फ़ैसला ले लो, लेकिन अपने फैसले का जो कॉन्विक्शन है ना उसको हम बरकरार रखेंगे, और इसकी वजह से आप कभी MP MLA का चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप आरोपी बिल्कुल जो है वो सिद्ध हो जाए, इनोसेंट सिद्ध हो जाए आज से 5 साल बाद, तब लड़ लेना चुनाव, है ना। उस बीच तक हम आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, मतलब कॉन्विक्ट बना के रखेंगे। सेंटेंस की वर्ब है हैज़ बिन सस्पेंडेड, स्टे की वर्ब है कुड हैव रिस्टोर्ड, रिस्टोर करना, बहाल कर देना, किसी चीज़ को पुरानी अवस्था में ले आना। स्टे का मतलब होता है सस्पेंशन, किसी चीज़ पे रोक। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आते हैं ना कुछ लोग, भी हमने स्टे ऑर्डर ले आए, अब हमें नौकरी से नहीं निकाल सकते, तो वो कोर्ट का रोक का ऑर्डर होता है कि किसी काम को आपको अभी नहीं करना है, स्टे लगा देती है कोर्ट। डिस्पोजल मतलब फाइनली किसी चीज़ का निपटान। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के आगे द लगेगा, राज्यसभा के आगे द लगेगा, लेकिन पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? अरे भाई ये लोकसभा राज्यसभा सिर्फ हमारे यहाँ ही होती है, बाकी कंट्रीज़ में से कुछ और नाम है।
है ना, कहीं पे कुछ है और कहीं पे कुछ है। तो हम यहाँ इसलिए इसको लोकसभा के आगे द लगा के इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ का स्पेशल प्रॉपर नाउन है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। पार्लियामेंट तो हर ही देश में है, पार्लियामेंट के बिना तो कोई डेमोक्रेसी चलती नहीं है, तो पार्लियामेंट नाम के वर्ड के आगे द को नहीं लगाएंगे। कह रहे जी जज मोगेरा हैज़ रूल्ड दैट मिस्टर गांधी फेल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ही विल सफ़र irreversible and irrevocable damage if his conviction, which has deprived him of the opportunity to contest election, is not state। कह रहे जी जज साहब जो है मोगेरा साहब जो ये पूरा केस की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है, ये रूल किया है। रूल करना मतलब जज ने फैसला सुनाया है, तो जज साहब का ये फैसला है, ये रूलिंग है दैट वो ये कि गांधी साहब जो हैं फेल रहे, नाकामयाब रहे, मिस्टर गांधी डिमॉन्स्ट्रेट करने में, दिखाने में, डिमॉन्स्ट्रेट करना किसी चीज़ को दिखाना, और किस चीज़ को कि इनको सहना होगा, दैट ही विल सफ़र, ऐसी डैमेज को, ऐसी चोट को, ऐसी मार को जो इरिवर्सिबल या इरिवोकेबल होगी, जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। अगर कब, कह रहा है अगर उनका जो कॉन्विक्शन है, जिस कॉन्विक्शन ने उनको डिप्राइव भी कर दिया है, वंचित भी कर दिया है, जो एक अपॉर्चुनिटी इलेक्शन को लड़ने की, एक मौका था चुनाव में खड़ा होने का, कह रहा है अगर उनका ये कॉन्विक्शन जो है इसको स्टे ना लगाया जाए, इसको सस्पेंड ना किया जाए। तो जज साहब ने ये बोला कि राहुल गांधी ये प्रूव कर दे कि इनके कॉन्विक्शन से अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो इनको कोई ऐसी डैमेज हो जाएगी जिसकी भरपाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दे तो हम इसके कॉन्विक्शन को स्टे कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जज साहब की नज़र में इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने में असफल रहे कोर्ट में, है ना। कोर्ट यही कह रही है कि भाई नहीं लड़ सकते तो मत लड़ो, 5 साल बाद लड़ लेना अगर आप इनोसेंट हो तो। आपको ऐसी कौन सी डैमेज हमने दे दी 5 साल में कि आप इलेक्शन नहीं लड़ पाए और देश डूब गया, है ना, ऐसा तो कुछ काम नहीं हुआ। चलो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वर्ड्स के पीछे का मीनिंग क्या है। मोगरा की वर्ब है हैज़ रूल्ड, जस्टिस मोगरा की वर्ब। गांधी की वर्ब है फेल्ड, ही की वर्ब है विल सफ़र, सफ़र का मतलब है सहना, ही आया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना। इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल देख ही चुके हो। अनडेलिबल हो, जिसको चेंज ना किया जा सकता हो, जिसको बहाल या पुरानी अवस्था में ना लाया जा सकता हो। कॉन्विक्शन की वर्ब है इज़ नॉट स्टेड, कॉन्विक्शन को स्टे नहीं किया जाता है। पैसिव वॉइस लगाओ यहाँ पे, इज प्लस में V3, है ना। विच की वर्ब है हैज़ डिप्राइव्ड, विच आया कॉन्विक्शन के लिए। डिप्राइव का मतलब होता है किसी को वंचित करना। जैसे किसी बच्चे को आप स्कूल नहीं जाने दे रहे हो, उससे काम करवा रहे हो, तो उसके माँ बाप बच्चे को डिप्राइव कर रहे हैं स्कूल जाने से, शिक्षा से। तो हिज पेरेंट्स या द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड आर डिप्राइविंग द चाइल्ड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जिस भी चीज़ से किसी को वंचित करो तो ऑफ लगा के बताओ, है ना। यू हैव डिप्राइव्ड मी ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस जॉब, आपने मुझे इस जॉब को पाने के मौके से वंचित किया है। यू हैव डिप्राइव्ड मी ऑफ, है ना, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ध्यान देना है डिप्राइव के बाद। चलिए और कुछ देखें, और कुछ तो है नहीं इसमें करने वाला, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है सेलेक्टिवली कोटिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स द जज हैज़ हेल्ड दैट डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज इरिवर्सिबल डैमेज। वही बोला, कह रहा है जी छांट के कोट करके, कोट करना मतलब साइड करना, किसी चीज़ को पढ़ के उसका हवाला देना, और सिलेक्टिवली मतलब छांट के, पहली लाइन पढ़ ली, फिर तीसरी लाइन छोड़ दी, फिर 5वीं लाइन पढ़ ली। कह रहे जी छांट के पढ़ के, कोट करके, हवाला देके सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स का जज साहब ने ये कहा है, ये हेल्ड किया है, ये मेंटेन किया है इस बात को कि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो सस्पेंशन है बनने के लिए एक MP, बनने के लिए एक लेजिस्लेटर, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं इरिवर्सिबल डैमेज के तौर पे, ऐसी मार के तौर पे, ऐसे नुकसान के तौर पे जो इरिवर्सिबल है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो इस जज साहब ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट छांट के सुनाई जिनमें ये बात लिखी हुई थी, और वो जजमेंट नहीं सुनाई जिनमें ये बात नहीं लिखी हुई थी, है ना। तो अपने हिसाब से छांट काट के सुना के इन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि हमारे हिसाब से आप अगर MP नहीं हो तो कोई देश का नुकसान नहीं हो रहा, ना कोई रिवर्सिबल डैमेज हो रही है किसी को भी, है ना। चलो, जज की वर्ब है हैज़ हेल्ड, डिस्क्वालिफिकेशन की वर्ब है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब समवन एज समथिंग, किसी इंसान को या किसी चीज़ को किसी तौर पे जो है परिभाषित करना। डिस्क्राइब समवन एज समथिंग। समझ में आ रहा है सब कुछ। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ग्रामर रूल जो रह गया तो ऊपर फटाफट देख लो, बहुत बार करवा दिया गया आपको ये। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक ही जैसी है। तो नाउन फॉर्म तो इनकी अपने बाद लेती है प्रेपोजिशन, और फिक्स्ड है, जो लेना है वो लेगी। लेकिन इन वर्ड्स की वर्ब फॉर्म कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। अब आप पता कैसे लगाओगे,
क्या लगाना है सेंटेंस में, लगानी है प्रेपोजिशन की नहीं लगानी। आपको इन वर्ड्स को तोलना पड़ेगा, सेंटेंस में चेक करना पड़ेगा क्या ये नाउन्स हैं या क्या ये वर्ब्स हैं। अगर नाउन निकले तो इनकी प्रेपोजिशन जो लगनी है वो लगा दो, वर्ब निकले तो ये ट्रांजिटिव है, नो प्रेपोजिशन। अब ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, 10-12 दे रहा हूँ मैं। स्ट्रेस, अटैक, ऑर्डर, डिमांड, इम्पैक्ट, हीट, एम्फेसिस, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन, एक्सेस और इन्फ्लुएंस। आ रही बात समझ में? अगर इम्पैक्ट एक नाउन है तो इम्पैक्ट के बाद में ऑन आएगा। अगर इम्पैक्ट एक वर्ब है तो इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा है लेकिन बिल्कुल लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है। जो लोग सेंटेंस में नाउन वर्ब नहीं पकड़ पाते हैं उन्हीं के लिए मुश्किल है ये। यूज़ करके दिखाएंगे आपको। ओनली द मैनेजर कैन एक्सेस टू दिस डोर, ओनली द मैनेजर हैज़ एक्सेस टू दिस डोर। एक्सेस यहाँ भी लिखा है, एक्सेस यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, लेकिन जो पहला वाला टू है ना ये गलत है और सेकंड वाला टू सही है। अब ये कैसे पता लगेगा? जो बच्चा सेंटेंस ब्रेक कर लेगा वो भी बता देगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कैन, और हेल्पिंग वर्ब जब भी आती है मॉडल वर्ब वो अपने बाद मेन वर्ब लेती है, तो मेन वर्ब बन गई एक्सेस, एक्सेस। और एक्सेस जब वर्ब बनता है सर, एक्सेस जब वर्ब बनता है तो अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, तो मैंने यहाँ से प्रेपोजिशन को निकाल दिया, एक्सेस नहीं लेता ना। अब दूसरा वाला देखो, ओनली द मैनेजर हैज़ एक्सेस टू द स्टोर। यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है एक्सेस, हैज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बिल्कुल मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैव अ पेन, शी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, दे हैव अ जॉब, मैनेजर हैज़ एक्सेस। आ रही बात समझ में? हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है एक्सेस, यहाँ पे एक नाउन है, एक्सेस नाउन अपने बाद में टू लेता है। समझ गए? चलो अब बाकी के 2-3 सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, देखो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इन दोनों को जल्दी से सही करके दिखा दो। डिस्कस के बाद में अबाउट या ऑन लगाऊं या ना लगाऊं, इम्पैक्ट के बाद में ऑन लगाऊं या ना लगाऊं, एज वर्ब क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है? चेक कर लेना, ये आपकी शीट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्यारा सा एक। बढ़े आगे, 10 ही वर्ब्स करवा रहा हूँ मैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा आपका एसएससी बैंक का। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कैरे द ऑर्डर सफर्स फ्रॉम इन्फॉर्मिटीज़ इन रीजनिंग एंड डज नॉट एडहियर टू प्रेसिडेंट्स that do not prohibit treating disqualification from electoral contest as an exceptional circumstance warranting stay of conviction। कह रहा है जी एक ऑर्डर जो है सफ़र करता है इन्फॉर्मिटीज़ से। देखिए सफ़र वर्ब जो है ना बड़ी अजीब सी वर्ब है ये सफ़र वर्ब अपने बाद फ्रॉम भी ले लेती है। ये सफ़र जो है सीधे भी आ जाती है, देखो यहाँ देख रहे हो, ये देखो ऊपर सफ़र के बाद कुछ नहीं लगा हुआ, सफ़र के बाद सीधे लिखा हुआ है डैमेज, और यहाँ लगा हुआ है फ्रॉम। तो ये वर्ब फ्रॉम भी ले लेती है और चाहे तो ना भी ले, ये ऑप्शनल सही है इसका। सफ़र वर्ब का मतलब एक ही है, किसी चीज़ को सहना या किसी चीज़ के दुष्परिणामों को, बुरे इम्पैक्ट को झेलना, है ना। तो यहाँ पे डैमेज को सफ़र किया जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा, और यहाँ पे ये ऑर्डर जो है ये झेल रहा है बहुत सारी कमजोरियों को। कह रहे जी ये सफ़र करता है बहुत सारी इन्फॉर्मिटीज़, बहुत सारी वीकनेसेस, कमजोरियाँ, और किस में? रीजनिंग में, यानी तर्क में, यानी लॉजिक में। तो लॉजिकली ऑर्डर बड़ा ख़राब ऑर्डर है। और क्या करता है? और कह रहे जी ये हमेशा अडहियर टू नहीं कर रहा, हमेशा सख्ती से फॉलो नहीं कर रहा उन सभी मिसालों को, प्रेसिडेंट्स को जो नहीं रोकती हैं, नहीं प्रोहिबिट करती हैं ट्रीट करने को, डिस्क्वालिफिकेशन को, और किससे? चुनाव लड़ने से। और कैसे? एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के तौर पे, एक ख़ास हालात के तौर पे जिसमें स्टे ऑफ कन्विक्शन ज़रूरी है, जिसमें स्टे ऑफ कन्विक्शन वारंटेड है। थोड़ा से भारी भरकम वर्ड्स हैं, एक बार रिपीट कर लेता हूँ फिर मीनिंग समझो इसका। कह रहा है ऑर्डर में ना बड़ी ही इनकन्सिस्टेंसी है, रीजनिंग की कमी है। कभी तो ये कहता है कि राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जब बड़े आदमी को सज़ा मिलने के बाद में जब उसका केस आगे चल रहा हो बड़ी कोर्ट्स में, तो जब उसको इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करवाने का टाइम आता है तब बड़े आदमी को छूट भी मिलती है। वहाँ पे ये जो है ना प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करता, बड़े आदमी की मिसाल वहाँ पे देना भूल जाता है। सज़ा देने के टाइम बड़ा आदमी, लेकिन जब सज़ा को आगे सुनवाई हो रही हो तो स्टे लगाने पे बड़ा आदमी नहीं मानता। तो ऐसी लॉजिकल इन्फॉर्मिटीज़ इस ऑर्डर में बहुत सारी मिल रही हैं। समझ पा रहे हो ना? ऑर्डर की वर्ब है सफ़र्स, ऑर्डर की वर्ब है पहली सफ़र्स, दूसरी वर्ब है डज नॉट अडहियर टू। अडहियर टू करना, किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना, किसी चीज़ से चिपक जाना और उसको अच्छे से पालना करना। अडहियर टू, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन अडहियर के बाद में टू, कंप्लाई के बाद में विद, अबाइड के बाद में बाय फिक्स्ड है। प्रेसिडेंट, मिसाल, पैरागोन, पैराडाइम, एग्जाम्पलर, एपिटमी, याद है ना? किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल उसकी मिसाल कहलाती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स की वर्ब है, प्रेसिडेंट्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है डू नॉट प्रोहिबिट।
क्योंकि दैट का एंटीसीडेंट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ वर्ब को डू करके लिखा गया है। इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट मतलब चुनावी अभियान, चुनाव में लड़ना, चुनाव में खड़े होना। सर्कमस्टेंस मतलब हालात, कंडीशन, सिचुएशन। एक्सेप्शनल मतलब खास हो, जो अनयूजुअल हो। वारंट करना, किसी चीज़ को रिक्वायर करना, है ना। जैसे अच्छा जो है जॉब, अच्छा करियर वारंट करता है हार्डवर्क को। अ गुड करियर वारंट्स जो है रिक्वायर्स हार्डवर्क, है ना। रिक्वायर के लिए वारंट वर्ब को यूज़ करते हैं। करे द ऑर्डर होल्ड्स दैट द कंप्लेनेंट बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर वुड हैव सफर्ड हार्म टू हिज रेपुटेशन बाय मिस्टर गांधीज रिमार्क। कह रहा है ये ऑर्डर इस बात को होल्ड करता है, इस बात को पकड़ के रखता है कि जो कंप्लेनेंट है, ऐसा आदमी जिसने कंप्लेन की है, जो शिकायत करता है राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि एक फॉर्मर मिनिस्टर भी है। बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर, बीइंग का मतलब है होने के नाते। कह रहा है ये जो कंप्लेनेंट है, एक पुराना मिनिस्टर होने के नाते सफ़र इसने की होगी बहुत सारा नुकसान अपनी रेपुटेशन को, अपने कैरेक्टर को, राहुल गांधी के रिमार्क से, राहुल गांधी के कथन से। ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर की वर्ब है होल्ड्स, कंप्लेनेंट की वर्ब है वुड हैव सफर्ड। कंप्लेन, कंप्लेंट और कंप्लेनेंट 3 अलग अलग वर्ड्स हैं ये। जो बच्चा अभी भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए दिक्कत होगी, लेकिन जो क्लासेज में रेगुलर है उनको आने चाहिए। कंप्लेंट एक नाउन है, इसका मतलब है शिकायत, ठीक है, जिसके पीछे टी लगा है। कंप्लेन एक वर्ब है, इसका मतलब है शिकायत करना। और कंप्लेनेंट एक डूअर नाउन है, इसका मतलब है शिकायत करने वाला, कंप्लेनर, है ना। कंप्लेनेंट या कंप्लेनर एक ही बात है। चलिए, कह रहा है हाउएवर इट फेल्स टू सी दैट ए कॉन्विक्शन फॉर डेफेमेशन इज इटसेल्फ क्वाइट रेयर एंड ए 2 year पनिशमेंट रेयरर। कह रहे फिर भी ये फेल करता है देखने में इस चीज़ को, इस बात को जो है महसूस करने में, कि जो कॉन्विक्शन है, कॉन्विक्शन समझते हैं ना, किसी आदमी का जो है गिल्ट प्रूव हो जाना। कॉन्विक्शन जो है डेफेमेशन के केस में ये अपने आप में ही बहुत रेयर है, बहुत ही कम होने वाली चीज़ है। और 2 साल की सज़ा तो हमने बहुत टाइम से सुनी नहीं है। 2 year पनिशमेंट इन सच केसेज इज रेयरर, और ज़्यादा रेयर है, और ज़्यादा, समझ गए ना, बहुत कम होने वाली चीज़ है। इट की वर्ब है फेल्स, कॉन्विक्शन की वर्ब है यस। कह रहे जी द जज जस्टिफाइज द मैक्सिमम सेंटेंस बाय क्लेमिंग दैट द वर्ड्स ऑफ ए सिटिंग MP will have a larger impact on the public and that the sentence is permissible in law। अब जज साहब कैसे सज़ा को सही ठहरा रहे हैं 2 साल की। कह रहे जज साहब जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं मैक्सिमम जो सज़ा हो सकती थी इस केस में 2 साल की, जो जिन्होंने दे भी दी। और कैसे ये सही ठहराते हैं, दावा ठोक के, क्लेम करके इस बात पे। दैट पहली बात ये कि जो शब्द हैं, जो बातें हैं राहुल गांधी की, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इसका होगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर हमारी पब्लिक पे, हमारे समाज पे, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा एंड दैट कि जो सज़ा इनको दी है 2 साल की, कानून में ये परमिसेबल है, कानून की किताबों में लिखी हुई है, दी जा सकती है, तो मैंने दे दी। तो जज साहब का यही दावा है कि सज़ा लिखी हुई थी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने दे दी, और मेरे हिसाब से दी जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का बात जो है समाज पे प्रभाव डालने वाली है। जज की वर्ब है जस्टिफाइज। अच्छा, वर्ड्स की वर्ब है विल हैव एन इम्पैक्ट मतलब असर को छोड़ना। इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन है इसलिए अपने बाद ऑन ले रहा है। अगर इम्पैक्ट वर्ब होती तो कोई प्रीपोजिशन ना लेता। ऊपर कॉन्सेप्ट करवाया था ना आपको, इम्पैक्ट, एक्सेस, है ना। सेंटेंस की वर्ब है, सेंटेंस का मतलब है सज़ा। कह रहा है क्रिमिनल डेफेमेशन इज इटसेल्फ अ क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट एज इट कैन बी इन्वोक्ड टू साइलेंस क्रिटिसिज्म एंड हैरेस ओपोनेंट्स। कह रहे जो क्रिमिनल डेफेमेशन नाम का प्रावधान है हमारे कानून में, ये अपने आप में एक सवालों में घिरा हुआ कॉन्सेप्ट है। इस प्रावधान पे खूब सारे सवाल उठे हुए हैं कोर्ट्स के अंदर। कह रहे जी एक तो बात ये, और क्यों, कह रहे क्योंकि इसको लगाया जा सकता है, इन्वोक किया जा सकता है साइलेंस करने के लिए, चुप कराने के लिए अपनी आलोचना को, और हैरेस करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, परसिक्यूट करने के लिए अपने ओपोनेंट्स को, अपने दुश्मनों को। तो ये डेफेमेशन का पहले बात तो ये मुद्दा ही जो है ना, ये जो कानून है इसी पे सवाल जो है कई सारे ऑलरेडी खड़े हुए हैं। क्रिमिनल डेफेमेशन की वर्ब है इज, इट की वर्ब है कैन बी इन्वोक्ड। इन्वोक करना मतलब किसी प्रावधान को इस्तेमाल में लेना, है ना, इन्वोक करना। कह रहा इट इज़ इनकंसीवेबल दैट पॉलिटिकल रिमार्क्स मेड इन इलेक्शन कैंपेन आर यूज्ड टू सिक्योर ए कॉन्विक्शन फॉर ए डेफेमेशन। कह रहा है ये भी बड़ा इनकंसीवेबल है, अनइमेजिनेबल है, अनथिंकेबल है, विश्वास करने लायक नहीं है कि जो सियासी रिमार्क्स हैं, राजनीतिक जो कथन हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जो एक चुनावी अभियान में दी गई थी, इलेक्शन कैंपेन में दी गई थी, कह रहा उनका इस्तेमाल किया जाता है एक कॉन्विक्शन को सिक्योर करने के लिए, एक नेता को कॉन्विक्ट करने के लिए। और किस चीज़ में भाई,
मानहानि के केस में, डेफेमेशन के केस में। अच्छा, और कौन सी चीज़ भाई, एक तो ये चीज़ इनकंसीवेबल है, सोची नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। दूसरी चीज़ ये, एंड अ जेल टर्म दैट प्रिसाइजली मैचेस विद द लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन। तो ये दो चीज़ों को सिक्योर करने के लिए यूज़ किया गया, एक तो एक कॉन्विक्शन, एक डेफेमेशन कॉन्विक्शन, और दूसरा एक जेल की सज़ा जो कि सटीक तौर पे मैच करती है उस लीगल रिक्वायरमेंट से, उस कानूनी ज़रूरत से, जो है एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की, एक आदमी को इलेक्शन से बाहर करने की। तो शायद 2 साल से कम की सज़ा में राहुल गांधी को एमपी की कुर्सी ना छोड़नी पड़ती। लेकिन अब ये बड़ा अनथिंकेबल सा लग रहा है कि इस आदमी को इसके चुनावी अभियान के जो है स्टेटमेंट्स के आधार पे कोर्ट में केस चला के कॉन्विक्ट बनाया गया और 2 ही साल की सज़ा दी गई ताकि इसको एमपी की कुर्सी भी छोड़नी पड़े। आ रही बात समझ में? इट की वर्ब है इज़, रिमार्क्स की वर्ब है, रिमार्क्स की वर्ब है आर यूज्ड, दैट की वर्ब है मैचेस, दैट आया जेल टर्म के लिए। जेल टर्म मतलब जेल की सज़ा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, टर्म कितनी भी हो सकती है। इनकंसीवेबल, अनथिंकेबल, इनइमेजिनेबल या अनइमेजिनेबल, है ना, इनक्रेडिबल, जिसका सोचना ही मुश्किल हो, जिस चीज़ का होना ही बड़ा मुश्किल हो, जो सोच भी नहीं सकते। चलिए, कह रहा है मिस्टर गांधी हैज़ फर्दर लीगल रेमेडीज सच एज एन अपील इन द हाई कोर्ट, बट इट इज़ लेमेंटेबल दैट इन अ डेमोक्रेसी अ डॉजी डेफेमेशन केस कैन बी स्ट्रेस्ड टू सच एब्सर्ड लेवल्स। कह रहे गांधी के पास और भी लीगल रेमेडीज़ हैं, और भी कानूनी उपचार हैं। रेमेडी क्या होता है? सोल्यूशन। भाई इस कोर्ट से, सूरत की कोर्ट से इनको मान लो जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, इनको ऐसा लग रहा है मान लो, तो इनके पास और भी लीगल उपचार हैं, ये और बड़ी कोर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे कि सच एज अपील लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। कह रहा है ये तो है, कह रहा है लेकिन फिर भी ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, रोने वाली बात है। लेमेंट का मतलब होता है चीखना, पुकारना, रोना। किसी की डेथ पर रोते हैं ना, उसको लेमेंट करना बोलते हैं, दुख से। कह रहे ये फिर भी बड़ी दुख वाली बात है, अनफॉर्चुनेट बात है कि एक डेमोक्रेसी में, एक गणतंत्र में, एक डॉजी से डेफेमेशन केस को, एक ड्यूबियस जो है क्रेडिबिलिटी वाले, एक डिसऑनेस्ट वाले डेफेमेशन केस को स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है ऐसे बेवकूफ़ी भरे, ऐसे एब्सर्ड लेवल्स तक। और कैसे? एज टू डिप्राइव द पार्लियामेंट्री अपोजिशन ऑफ अ की फिगर, कि डिप्राइव किया जाए, वंचित किया जाए अपने संवैधानिक विपक्ष को, अपने संसदीय विपक्ष को, एक की फिगर से, एक इम्पॉर्टेंट हस्ती से, है ना। तो गांधी साहब तो इंसाफ तो अपना ले लेंगे अगर ये सही है तो, आज नहीं तो कल। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यही है, रोने वाली बात यही है कि हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा भी हो पा रहा है कि डेफेमेशन केस का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को शांत करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, गांधी की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है इज़, केस की वर्ब है कैन बी स्ट्रेच। स्ट्रेच करना मतलब रबड़ की तरह किसी चीज़ को खींचना, है ना। इस केस को भी ऐसे रबड़ की तरह खींचा जा रहा है, लंबा। एब्सर्ड, ल्यूडिक्रस, याद है ना, रिडिकुलस, ऐसी चीज़ जो बेवकूफ़ी भरी हो, जिसमें कोई सेंस ना हो। चलिए, डिप्राइव के बाद में हमेशा ऑफ लगेगा, जिसको भी जिस चीज़ से वंचित कर रहे हैं। मुश्किल था क्या आर्टिकल? थोड़ा पढ़ाते हुए मुझे लगा कि हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो। मैं 9.5 मार्क्स मिलेंगे आज को 10 में से, ना, आउट ऑफ 10। ये 9.5 मार्क्स वाला आर्टिकल था। क्विज़ ज़्यादा मुश्किल बनाया नहीं है मैंने, अच्छे से पढ़ा है आपने आर्टिकल, तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन सा ऐसा नुकसान है जो राहुल गांधी को फेस नहीं करना पड़ा इस केस में कन्विक्शन होने के बाद? कौन सी ऐसी चीज़ है जो नुकसान उनको नहीं हुआ, है ना, इस केस की वजह से? उन्होंने अपनी कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप नहीं छोड़ी, उनको लेजिस्लेटर का क्वालिफिकेशन का जो लॉस नहीं हुआ, या फिर एमपी की उनकी कुर्सी नहीं गई, या फिर ए और बी दोनों नहीं हुआ, या फिर बी और सी दोनों नहीं हुआ है ना। तो जो चीज़ नहीं हुई ना वो बता दो, एक या एक से ज़्यादा है, जो भी है वो बताना है आपको। हैज या हैव लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, बड़ा सीधा सा है आंसर इसका। सेकंड में पूछा है जी, इस पैसेज के हिसाब से मिस्टर गांधी को किस चीज़ की ज़रूरत थी कि वो दिखाएं, डिमॉन्स्ट्रेट करें कोर्ट के सामने, ताकि वो अपने कॉन्विक्शन पे स्टे ले सके? तो क्या चीज़ करके दिखानी थी गांधी को? कौन सा जादू करके दिखाना था? उनको ये दिखाना था कि उन्होंने किसी भी मोदी नाम के आदमी की मानहानि नहीं की है। उनको ये दिखाना था कि उनके रिमार्क्स को गलत जो है तरीके से बताया गया है। उनको ये दिखाना था कि वो क्षमा याची हैं, अपोलोजेटिक हैं अपने रिमार्क्स के लिए, जिसका पब्लिक में बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। या उनको ये दिखाना था कि उनके इस कॉन्विक्शन से उनकी रिवर्सिबल डैमेज हो रही है, इरिवर्सिबल, ऐसी सज़ा भुगत रहे हैं वो जिसकी कोई भरपाई कभी ना हो पाएगी। चलिए, थर्ड में, ऐसी चीज़ जिसको कंट्रोल या करेक्ट नहीं किया जा सकता। एक्चुअली में 5 वन वर्ड्स थे जो मैं आपको बताने भूल गया।
थर्ड वाला आता है तो खुद से कर लो, नहीं तो कमेंट्स में ही वन वर्ड मैंने डाल दिया है ना, फिर किसी क्लास में करवा दूंगा, भूल गया मैं, लिख करके भी लाया हूँ है ना। चलो थर्ड नहीं आता हो तो कोई बात नहीं। फोर्थ में पैराडाइम का मीनिंग आपसे पूछा है, सिनोनिम। अनइमेजिनेबल है, एपिटमी है, पैरागोन है, हो सकता है ए और बी दोनों, हो सकता है ए और सी दोनों है ना, हो सकता है बी और सी दोनों। चेक कर लेना कौन कौन से इसके सिनोनिम बन रहे हैं। 5वें 6वें 7वें में 3 एरर्स है। एरर्स आपको मिलेंगी इस पार्ट में, ठीक है, और दूसरी मिलेगी इस पार्ट में, और एक और एरर मिलेगी, वो भी लिख देता हूँ इस पार्ट में। अब ढूंढ लो, ढूंढ सको तो है ना। चलो कमेंट में डाल दिया आंसर मैंने, वहाँ से चेक कर लेना। और 8वां भी एक वन वर्ड है, इररिप्रेंसिबल, जिसका मीनिंग मैंने आपसे पूछा है। ये वन वर्ड्स आज आपको करवाने भूल गया, गलती से भूल गया, लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पढ़ लो इनको और इनमें से अपने वन वर्ड के आंसर निकालो। 5-6 वन वर्ड्स आपको भी एक्चुअल में मुझे करवाने थे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।